हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सीएमए इंटर का जो पेपर 10 है, इसके अंदर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस किए थे, 14 मार्क का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, 14 मार्क का फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, वो 28 मार्क का पेपर आज 2016 सिलेबस में जितना भी क्वेश्चन पेपर आया अभी तक, ये पूरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं सबसे पहले जून 2017 के पेपर में। इसमें दो पार्ट मिलेगा। एक रहेगा पार्ट ए, जो रहेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 50 मार्क, जिसमें 14 मार्क का हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट बी रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क का, जिसमें 14 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। चलो एक काम करते स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू वाले सेगमेंट के साथ। और ये वीडियो देखने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आज जो हम लोग का जितना भी थ्योरी का वीडियोस आप लोग चेक करना, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है जाके, कॉस्ट थ्योरी वीडियोस एक मिलेगा जिसमें 3 वीडियो है। इसके अलावा एफएम थ्योरी वीडियोस रहेगा जिसमें 3 वीडियोस है, वो पूरा वीडियोस देखना। उसके बाद जो वर्कबुक हम लोग सॉल्व किए हैं पेपर 10 का वो देखना। उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, यानी ये लास्ट वीडियो होना चाहिए जो हम लोग को देखना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर्स, रिपोर्ट एंड एनालाइज नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब जैसी आया डिसीजन मेकिंग, तो ऑब्वियस सा बात है, कौन सा टाइप ऑफ अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। इनमें ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड कौन सा नहीं है? पहला है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग होता है। ये हम लोग का पेपर 10 का जो क्लासेस किए थे, उसमें जो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर था उसमें ये डिस्कस किए थे। अगला मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये तो एकदम डेफिनेटली होता है। फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, खाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, मार्केट प्राइस होता है, नेगोशिएटेड होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड? आंसर है फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। इन कॉस्ट अकाउंटिंग, पर्पस ऑफ वेरियंस एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड रीजन, एकदम है। टेकिंग रेमेडियल मेजर भी है, इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस भी है। आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये सेम क्वेश्चन था हमारे वर्कबुक में। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वेट। अब देखो, दो तरह का कॉस्टिंग था, एक था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक था मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये हम लोग डिस्कस किए थे। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और नाम है वेरिएबल कॉस्टिंग, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में खाली वेरिएबल कॉस्ट आता है, जबकि वही हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रहता है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आता है, यानी टोटल कॉस्ट। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक और नाम क्या रहेगा? टोटल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का काफी फॉर्मूला था, अब यहां पूछा है इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, देखते हैं। पहला बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, एकदम करेक्ट, ये तो एक फॉर्मूला था ही। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी, ये भी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आएगा? टोटल सेल माइनस सेल एट बीपी, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100, तो परसेंटेज में आएगा, ये भी है। तो ऑब्वियस बात है कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी। स्टिल पढ़ लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, सेल इंटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल। सेल सेल गया, क्या बचा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या होता है? प्रॉफिट। और यहां बोलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऑब्वियस बात है ये करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। इनमें से क्या चीज कंसिडर नहीं करते प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए? पढ़ते हैं क्या है। पहला, प्रोडक्शन प्लान, ऑब्वियसली कंसिडर करना है। अगला है सेल्स बजट, डेफिनेटली पहले निकालेंगे सेल कितना करना है, उसके बेसिस पे मुझे क्या मिलने वाला है, प्रोडक्शन क्या रहेगा। तीसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका कोई काम नहीं है प्रोडक्शन के साथ। अगला, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन करेंगे कैसे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। डन। तो ये था हमारा एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारा आने वाला है मैच द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन। क्या क्या है? पहला है लर्निंग कर्व, अगला है जीरो बेस्ड बजटिंग, अगला है ट्रांसफर प्राइसिंग, अगला है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलो ठीक है, अब फटाफट देखते हैं किसका क्या होना चाहिए। पहला हमारा लर्निंग कर्व है, तो याद करो लर्निंग कर्व किसके अंदर में अप्लाई करता है? एक वर्कर में, यानी एक वर्कर का जैसे जैसे वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है जो टाइम पर यूनिट लगता है वो धीरे धीरे गिरेगा। तो लर्निंग कर्व मशीन और में नहीं लगता, किसमें लगता है? ह्यूमन बीइंग में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 का बी। अभी देखो जस्ट पढ़े थे ट्रांसफर प्राइसिंग का एक मेथड था नेगोशिएटेड प्राइस। अगला एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जस्ट पढ़ के आए, फिक्स कॉस्ट भी आता है, वेरिएबल कॉस्ट भी आता है। मेरा जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर में क्या आएगा? डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। काफी इजी था, 4 मार्क फ्री का। और नेक्स्ट हमारा है ट्रू फॉल्स। क्या क्या है जरा पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट। अगले साल का स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं, पिछले साल कितना कॉस्ट इनकर किया उसके बेसिस पे। ये हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। नेक्स्ट एक्सपीरियंस कर्व, याद करो लर्निंग कर्व पढ़े थे जब। एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट्स आर रीइंफोर्स्ड व्हेन 2 और मोर प्रोडक्ट शेयर अ कॉमन रिसोर्स। नहीं, 2 और मोर प्रोडक्ट अगर कॉमन रिसोर्स शेयर कर रहा है उस चीज को थोड़ी बोलते हैं एक्सपीरियंस कर्व। जब एक ही प्रोडक्ट के बार बार करते चले तब जो टाइम सेव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस कर्व। ये भी क्या रहेगा? फॉल्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ मास्टर बजट प्रीसीड्स प्रिपरेशन ऑफ फंक्शनल बजट। इसका मतलब क्या? मास्टर बजट पहले बनता है, फंक्शनल बजट बाद में। गलत। मास्टर बजट तो समरी है सारे के सारे बजट का, यानी पहले सारे बजट को बनना पड़ेगा तभी मेरा क्या बनेगा? मास्टर बजट। ये भी क्या रहेगा? फॉल्स। अगला क्वेश्चन 4 क्या लिखा हुआ है? अदर वेरिएबल्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अ हाइक इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट। करेक्ट। जैसे ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ाएंगे और बोलते हैं बाकी सारा फैक्टर कांस्टेंट है, यानी मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, सेलिंग प्राइस अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा, और अगर हर एक यूनिट को बेच के ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो मेरा फिक्स कॉस्ट जल्दी रिकवर होगा, बीपी गिरेगा। तो ये क्या रहेगा? ट्रू। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जून 17 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसी पेपर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट। पार्ट बी में आप लोगों को मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सेगमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वही 6 क्वेश्चन एमसीक्यू का है। क्या क्या है पहले? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई थिंक मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ये अनगिनत बार पढ़ लिए हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। ये हम लोग डिस्कस किए थे जब एफएम बेसिक कंसेप्ट का मैं एक थ्योरी डाला था, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में चेक करना, उसके अंदर में फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या चीज इनमें से इंक्लूड नहीं होता, क्या नहीं रहता? पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, डेफिनेटली रहेगा, कहां से पैसा रेज करना है। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड, फंड को रेज करने में कॉस्ट क्या लगता है वो भी पार्ट है। डिसाइडिंग ऑन द टाइम ऑफ रेजिंग द फंड, कब पैसा रेज करना है वो भी पार्ट है। डिसाइडिंग ऑन यूटिलाइजेशन, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का नहीं, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। तो कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अ फर्म हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख, सेल वैल्यू है 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, एक्सपेंस है 1 लाख। मेरे को कैलकुलेट करना है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे मिलेगा? सेल वैल्यू है 5 लाख, लिख लेते हैं। सेल वैल्यू है 5 लाख, ओके। जीपी आया हुआ है 2 लाख, यानी बीच में सीओजीएस होगा 3 लाख का। इसके अलावा एक्सपेंसेस है 1 लाख, जीपी 2 लाख है, ठीक है, एंड एक्सपेंसेस है 1 लाख का, ठीक है।
तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा 1 लाख। मेरा नेट प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, और आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 20%। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग इज स्पेशली डिजाइन फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट। इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा एफएम का जो थ्योरी क्लास सोर्स ऑफ फाइनेंस का पहला क्लास था, उसका पहला टॉपिक था वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, जहां पे कोई हाई रिस्क की वेंचर करे जिसमें रिटर्न का स्कोप भी अच्छा रहे, उस केस में जब पैसा रेस करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। ये सेम क्वेश्चन वर्कबुक का भी था। तो 4 का आंसर क्या रहेगा, डी। क्वेश्चन 5, a process through which loans and other receivables are underwritten and sold in a form of asset is known as, ये हम लोग डिस्कस किए थे वापस से एफएम का थ्योरी क्लास सोर्स ऑफ फाइनेंस का क्लास 2 में का आखिरी टॉपिक था डेट सिक्योरिटाइजेशन। इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट, इन एनपी रेशियो द डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, जो नीचे आया। फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेल्स, ऑब्वियसली नेट सेल्स। डन। चलो ये था हमारा एमसीक्यू। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मैच द फॉलोइंग। आई थिंक मैच द फॉलोइंग से इजी कुछ नहीं होता। फटाफट देखते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या है, लेवरेज, स्टोचैस्टिक मॉडल, कमर्शियल पेपर, अगला है हमारा फैक्टरिंग। ठीक है, अब जो हमारा लेवरेज है, लेवरेज क्या बनेगा, इन्फ्लुएंस ऑफ वन फोर्स ओवर द अदर। याद करो लेवरेज में हम लोग क्या डिस्कस करते थे, सेल के चेंज होने पे ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा, या ईबीआईटी के चेंज होने पे ईपीएस में कितना चेंज आएगा, यानी एक के बदलाव आने पे दूसरे में कितना चेंज आता है, वो क्या बताता है, लेवरेज। चलो ठीक है। स्टोचैस्टिक मॉडल क्या था, जहां पे हम लोग बहुत सारा कंट्रोल लिमिट सेट करते थे। याद करो मिलर मॉडल था, तो कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, रिटर्न पॉइंट, ये कैश मैनेजमेंट में पढ़े थे। अगला हमारा कमर्शियल पेपर, और अगला हमारा है फैक्टरिंग। अब देखो ऐसा है, ये दोनों सेम सेम मैच कर जाएगा। फैक्टरिंग देखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस थ्रू रिसीवेबल, याद करो मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स में पढ़े थे फैक्टरिंग, यही रहेगा कमर्शियल पेपर सोल्ड एट डिस्काउंट। डन। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग अपना ट्रू फॉल्स, उसी के साथ हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑल द फीजिबल प्रपोजल्स में बी एक्सेप्टेड, गलत। याद करो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या, अगर बाई चांस एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं दूसरा वाला ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगा। तो यहां बोलते हैं सारे के सारे फिजिबल प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर ले ना भाई, वो तब करते हैं अगर ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई एक आएगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट, एज पर गॉर्डन मॉडल के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, अनगिनत बार पढ़ा हुआ है। के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 क्या है, डिविडेंड, P0 क्या है, करंट मार्केट प्राइस, G क्या है, ग्रोथ रेट। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तुम लोग बहुत बार पढ़े हैं माइरन गॉर्डन का मॉडल। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल करंट असेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी। याद करना चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे। मेरा नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, मेरा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, खाली करंट असेट। तो ये क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में बी क्लासिफाइड अंडर एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो बोलो या टर्नओवर रेशियो बोलो, सबका मतलब एक ही था। जितना भी टर्नओवर रेशियोज है वो सारा का सारा उसी का पार्ट बनता था। जैसे कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो, या फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, या डेटर टर्नओवर, या क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, कुछ भी, ये सब टर्नओवर रेशियो का पार्ट रहेगा। ट्रू। अगर आप लोग ऑब्जर्व करो तो ये 28 में 25 लाना कोई बड़ा बात नहीं था। और जरा सोचो जैसे ही ये 28 में 25 आया, आप लोग बाकी 72 में अगर ढंग से पढ़ा है तो प्रैक्टिकल है, 50 लाना डिफिकल्ट नहीं है। तो 50 प्लस 25 75। अगर मान लो ठीक ठाक पढ़ा है, आधा पर्दा पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो आधा तो आएगा 36 प्लस 25 में कितना होता है, 61। आप लोग वापस से एग्जामिनेशन पार कर रहे हैं। इसीलिए देखो हम लोग का बहुत बड़ा फोकस है इस टर्म में, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसको एकदम परफेक्ट बनाना। डन।
चलो इसी के साथ हमारा जून 2017 का पेपर होता है खत्म। नेक्स्ट पेपर हम मीनवाइल हम डाउनलोड करते हैं, वापस से आते हैं, एक बार पॉज कर लेते हैं वीडियो। नेक्स्ट हमारा है दिसंबर 2017 का पेपर। पहला पार्ट ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमारा एमसीक्यूज है, क्या क्या है जरा देखिए। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहला, मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक ही काम है डिसीजन मेकिंग, और वो कुछ नहीं करता। प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजमेंट वाला काम है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। ये फैसिलिटेट करता है डिसीजन लेना। टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। अगला देखो बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेक द प्रिंसिपल डिसीजन, वो लेगा टॉप मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करेगा, यानी हेल्प करेगा, जिसके द्वारा हमारा टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2, इन अ फैक्ट्री व्हेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड विद इन द रेलेवेंट रेंज, मेरा वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी ऑन अ पर यूनिट बेसिस, नहीं। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, करेक्ट। यूनिट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ेगा, ये तो सही है। और भी पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट विल वेरी इन टोटल, ना भाई, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट स्टे द सेम इन टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगा पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं रहेगा। आंसर क्या है? बी, एकदम इजी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, the main objective of budgetary control is to पहला, to define the goal of the firm, to coordinate different departments, to plan to achieve its goal। अगला, all of the above। देखो ऐसा है ना, ये डिफाइन नहीं करता गोल को। बजट शॉर्ट टर्म होता है, एक साल का होता है, वो कभी गोल को डिफाइन नहीं करता, क्योंकि गोल हमेशा लॉन्ग रन रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है। और न ये प्लान करता है कि किस तरीके से गोल को अचीव करना है। बजट खाली अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक, आंसर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर टू सेपरेट प्राइसिंग मेथड्स आर यूज्ड टू प्राइस ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन सब यूनिट टू अनदर। देखो यहां बोलते हैं दो सेपरेट प्राइसिंग मेथड यूज हो रहा है। अगर दो सेपरेट प्राइसिंग मेथड यूज हो रहा है, दो प्राइसिंग यूज हो रहा है, आप लोग जरा ऑप्शंस देखना, आप लोग समझ जाएंगे। दो यूज हो रहा है, ऑप्टिमल, कॉन्ग्रुएंट, फंक्शनल, ड्यूअल। आप लोग के मोबाइल में रहता है ड्यूअल सिम, यानी दो सिम। दो वाले का आंसर क्या रहेगा? ड्यूअल प्राइसिंग। वेरी इजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, व्हेन आर ओवरहेड वेरिएंसेस रिकॉर्डेड इन अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ओवरहेड वेरिएंसेस कब रिकॉर्ड होता है? पहला, व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड आउट ऑफ डब्ल्यूआईपी। जब डब्ल्यूआईपी से जा रहा है तब तो फिनिश गुड्स में जा रहा है, तब क्या आएगा? ओवरहेड। व्हेन द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू डब्ल्यूआईपी। याद करो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड को डब्ल्यूआईपी में लेकर जाते हैं तो उसका वेरिएंसेस भी वहां पर लेके जाते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लर्निंग कर्व? डज नॉट अफेक्ट। पहला, मेथड ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट करता है, लेबर स्ट्राइक करता है, शटडाउन करता है, एफिशिएंसी रेट करता है। ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इनफैक्ट बाद में सीएम इंस्टीट्यूट भी अपने सेशन आंसर में बोला था ये गलत क्वेश्चन है। जो भी इसको अटेम्प्ट करेगा या नहीं भी करेगा उसके लिए 1 मार्क फ्री था। चलिए, ये था हमारा एमसीक्यू। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मैच द फॉलोइंग। क्या क्या है मैच द फॉलोइंग जरा देखें। पहला है हमारा मार्केट बेस्ड प्राइस, डिसीजन यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स। अब ये इतना इजी है ना, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट, मार्केट बेस्ड प्राइस, ट्रांसफर प्राइसिंग। नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन एनालिसिस का पार्ट है, डिसीजन यूनिट, जीरो बेस्ड बजटिंग। मैच द फॉलोइंग पर्सनली मेरे हिसाब से सबसे इजी चीज होता है कि 4 में अगर तुम लोगों को 2 भी पता है ना तो अपने आप लॉजिकली राइट हो जाता है बाकी, और उतना तो पता रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स। क्या है ट्रू फॉल्स? द प्रॉफिट कैलकुलेटेड अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑलवेज इक्वल। भाई गलत। एक टॉपिक पढ़ते हैं रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन मार्जिनल, सेम कैसे हो सकता है?
नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली फिक्स कॉस्ट, गलत। याद करो फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट तीनों आता था, ये भी फॉल्स है। एट ब्रेक इवन पॉइंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज निल, ट्रू। कारण क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? सेल माइनस बीईपी। और ब्रेक इवन पॉइंट में सेल वैल्यू भी बीईपी है, माइनस बीईपी क्या बनेगा? जीरो। या उल्टा देखो, ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट जीरो होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक और फॉर्मूला याद है क्या था? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो भाई अगर प्रॉफिट जीरो है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी जीरो रहेगा, वेरी इजी। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन मींस एन इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अगर बाई चांस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये इंडिकेट करता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, कोई जरूरी नहीं है। अब प्रोडक्शन बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है पहले अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो आप ज्यादा कर रहे हैं, आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। डन। तो ये था हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट एक काम करते हैं हम लोग, आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। यहां पर है, ये रहा। चलो एक बार जल्दी जल्दी देखिए क्या है। पहला, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग फोर ऑल्टरनेटिव्स। पहला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी डीकंपोज्ड इनटू द फॉलोइंग रेशियोज। ये रेशियो एनालिसिस में पढ़े थे, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। एक बार आपको याद दिलाते हैं जल्दी से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता था ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल इनटू 100। यहां पे हम लोग कर सकते हैं बाय सेल इंटू सेल। ठीक, तो देखो मेरा फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रॉफिट रेशियो, और ये क्या है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो देखो यहां पे करंट रेशियो कोई चांस ही नहीं है, फिक्स एसेट चांस ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल चांस ही नहीं है, आंसर है डी। और वैसे देखा जाए ना, ये ऑप्शन भी गलत है। ये नेट प्रॉफिट नहीं, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और ये ओवरऑल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? बोलना चाहिए कैपिटल टर्नओवर रेशियो। पर चलो ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन वाहियात था, ये ऑप्शन भी वाहियात है, पर ठीक है, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following activities is outside the purview of dividend decision? वापस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। एफएम का बेसिक कंसेप्ट बोल के वीडियो डाला हुआ है, उसमें डिस्कस किए थे। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जानना जरूरी है, वही तो डिविडेंड देंगे। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। डिसाइडिंग ऑन पे आउट रेशियो डिविडेंड डिसीजन। कंसिडरिंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर, बोनस वर्सेस डिविडेंड डिसीजन। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो? इनमें से क्या चीज करंट रेशियो को इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करता? यानी करंट रेशियो कब बढ़ेगा? जब आइदर करंट एसेट गिरे, सॉरी करंट एसेट बढ़े या करंट लायबिलिटी गिरे। तो हम लोग देखिए क्या होगा। पहला हमारा है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बाय स्टॉक। डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं टू बाय स्टॉक, एंट्री क्या होगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो स्टॉक बढ़ेगा, करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू पे क्रेडिटर्स, एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो क्रेडिटर गिरेगा, डेबिट करेंगे मतलब गिरेगा, करंट लायबिलिटी गिरा, करंट रेशियो बढ़ जाएगा। अगला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, देखो क्रेडिटर डेबिट हुआ यानी करंट लायबिलिटी गिरेगा, उससे भी करंट रेशियो इंप्रूव होगा। अगला अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन, एंट्री क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी, तो यहां देखो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, जो करंट रेशियो गिराएगा। डन, बहुत इजी था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, अ हाई रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज नॉट डिजायरेबल, गलत, ये तो डिजायरेबल है। हर एक कंपनी चाहेगा उसका डेटर्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा से ज्यादा रहे। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स रेट, गलत। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट, और टैक्स तो उसके बाद में आता है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टैक्स रेट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है सेल वही रह जाए, कॉस्ट गिर गया तो नेट प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली लास्ट वाला ही रहेगा, स्टिल पढ़ लेते हैं। लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क, करेक्ट। अगर डेट इक्विटी रेशियो कम है यानी डिबेंचर का वैल्यू कम है तो इंटरेस्ट भी कम रहेगा, और अगर इंटरेस्ट कम रहेगा तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंशियल लेवरेज भी कम रहेगा, तो ये करेक्ट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है 5? शेयर होल्डर्स वेल्थ इन अ फर्म इज रिफ्लेक्टेड बाय, रुक जाओ, शेयर होल्डर वेल्थ ये हम लोग पढ़े थे, वही एफएम का बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो। शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर का जो शेयर्स है ना उसका मार्केट प्राइस पर शेयर, वो बोला जाता है उसका वेल्थ है। तो शेयर होल्डर का वेल्थ क्या चीज को इंडिकेट करता है? मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द फर्म। और द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी सबको पता है नेट वर्किंग कैपिटल। बड़ा इजी था। ओ वेट, नेट करंट एसेट भी रह सकता है, देखो इसको बोलते हैं गड़बड़। नेट वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है और नॉर्मल कैपिटल भी वो होता है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इजी क्वेश्चन देख के जोश में होश मत खोना, जैसे भी जस्ट हम खोए और एक सेकंड में वापस आ गया। चलो नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग, फटाफट देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्या है। चलो, अरे वाह मजा आएगा इसमें। कार्ड का नाम है डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स वैल्यू ऑफ असेट। याद करो डिविडेंड पॉलिसी का वैल्यू ऑफ फर्म में कोई इफेक्ट नहीं होता था, ये बस एक ही आदमी बोला था, कौन? उदित ग्लानी मिलर। ठीक है, नेक्स्ट। वैल्यू ऑफ शेयर इज वर्थ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर डिविडेंड रादर देन इट्स अर्निंग्स। ये बोला था JW विलियम्स। ये अगर आपको मान लो ध्यान नहीं भी है, मान लो ध्यान नहीं है, आगे दोनों पढ़ो। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी हैज एन इंपैक्ट ऑन शेयर वैल्यूएशन। याद करो ये बात किसने कहा था? मायरन गॉर्डन। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल इंक्रीज व्हेन कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड रादर देन व्हेन इट डज नॉट। ये बोला था ग्राहम डॉड, जो ट्रेडिशनल मॉडल था जिसके हिसाब से डिविडेंड देने पे हमेशा मार्केट प्राइस बढ़ता है। ऑब्वियस और इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। वेरी इजी। नेक्स्ट हमारा है कुछ ट्रू फॉल्स, पढ़ ले क्या क्या है। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। इश्यूड बाय RBI, करेक्ट। टू एड्रेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल, करेक्ट। आंसर है ट्रू। While calculating cost of redeemable debenture, it is necessary to consider the repayment of principal, but the interest can be ignored. गलत बात है। याद करो कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर में हम लोग का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय 2 इंटू 100। तो क्या बोल रहा है? रीपेमेंट को ले यानी रिडीमेबल वैल्यू को ले, पर इंटरेस्ट को इग्नोर कर दे। कैसे इग्नोर कर दे? फॉर्मूला में है, तो ये क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इन द US मार्केट इज कॉल्ड ADR, ट्रू। ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे। वापस से एफएम का जो रिवीजन वीडियोस का आप लोग देखोगे, सॉरी एफएम का जो थ्योरी वीडियोस है, उसमें जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का पहला वीडियो था उसमें आप लोग मिलेगा। नेक्स्ट, NPV मेथड कैनॉट सर्व एज द बेस्ट डिसीजन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पे बेस्ट एनपीवी ही रहता है, तो ये गलत है। एनपीवी काम कब नहीं करता? जब अनइक्वल लाइफ रहे या जो इनिशियल कैश आउट है वो डिफरेंट रहे, तब पीआई या IRR लगाते हैं। और ऐसा कुछ ना बोले, दो में से एक डिसाइड करना है, हमेशा बेस्ट मेथड कौन सा है? एनपीवी। डन। चलो इसी के साथ हमारा दिसंबर 2017 का पेपर भी होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग करते हैं जून 2018 का पेपर। ये हमारा जून 2018 का पेपर, फटाफट डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। पहला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट, MCQ। डिसीजन मेकिंग कंसर्न्स विथ पास्ट, कभी नहीं। डिसीजन मेकिंग में याद करना हम लोग हमेशा पास्ट प्रेजेंट कोई रिलेवेंट नहीं होता, खाली एक चीज रिलेवेंट होता है, वो क्या रहता है? फ्यूचर। तो आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट, अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स, जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा यानी उतना ज्यादा सेल कर रहा है ओवर बीपी। तो पहला ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं। साउंडनेस ऑफ बिजनेस, एकदम बिजनेस बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। ओवर प्रोडक्शन नहीं भाई, ओवर प्रोडक्शन का मतलब सेल नहीं हो रहा बस प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा, ना भी नहीं। आंसर है साउंडनेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
रिविजन ऑफ बजट इज, अब देखो एक और बजट बन गया, पर बजट बनाने के बाद लगता है यार मेरे से बजट गलत हो गया था, तो क्वेश्चन उठता है क्या बजट को रिवाइज कर सकते हैं? एकदम करना चाहिए, जरूरी है, तभी हम लोग एक्चुअल के साथ कंपेयर करके ट्रू सही मायने में वेरियंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आंसर क्या है? नेसेसरी। क्वेश्चन 4, विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग मेजर्स वुड अ मैनेजर वुड लाइक टू सी डिक्रीजिंग ओवर टाइम? इनमें से क्या चीज वो डिक्रीज होता हुआ देखना चाहेगा? पहला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नहीं वो हमेशा चाहेगा इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा रहे ताकि स्टॉक बेफालतू का पड़ा ना रहे। अगला क्या रहेगा? टोटल क्वालिटी कॉस्ट, तो देख भाई खर्चा एक कंपनी हमेशा चाहेगा कम हो, तो अभी तक तो ये राइट है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ ऑन टाइम डिलीवरी, ये चाहेगा आप 100% रहे। एफजी टर्नओवर रेशियो हमेशा रहेगा ज्यादा चाहे, तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट कम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्राइस वेरियंस इन डायरेक्ट मटीरियल? सिंपल सा बात है, यूसेज वेरियंस या क्वांटिटी वेरियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, और मेरा प्राइस वेरियंस खरीदने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो ज्यादा प्राइस में परचेज किया किसका जिम्मेदारी है? परचेज डिपार्टमेंट। आंसर रहेगा परचेजिंग। क्वेश्चन नंबर 6, अनदर नेम फॉर लर्निंग कर्व, हम ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस कर्व, जो हम लोग लर्निंग कर्व चैप्टर में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग, जल्दी से पढ़ते हैं क्या क्या है, ये हमको बेस्ट सबसे इजी काम लगता है। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लर्निंग कर्व, लास्ट ऑप्शन देखो, पर्सन एंगेज्ड इन रिपीटेटिव टास्क विल इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस ओवर टाइम, यही तो लर्निंग कर्व था। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क्स, बजटरी कंट्रोल एंड ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस तो देखो क्लियर कट दिख रहा है, जब दो डिवीजन के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तभी लगेगा। बजटरी कंट्रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है थ्रू प्रिपरेशन ऑफ बजट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेल, एकदम इजी। नेक्स्ट हमारा है ट्रू फॉल्स, चार ट्रू फॉल्स है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड एज सच टोटल एक्यूरेसी इज नॉट इंश्योर्ड अंडर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, करेक्ट। कारण क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में हर चीज फ्यूचर के बेसिस पे है, एस्टिमेशन चलता है, तो वो एग्जैक्ट मैच करता है, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट। बजटरी कंट्रोल में डिफरेंट डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना है, एक पेपर में आया भी था कि बजटरी कंट्रोल में मियर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं है, इसके अलावा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी रहेगा। फॉल्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर एप्लीकेबल इन बैंकिंग इंडस्ट्री, नहीं भाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में होगा ना मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, बैंकिंग में थोड़ी होगा, वहां तो सर्विस सेक्टर लगता है। लर्निंग कर्व इज अ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, नहीं, कॉस्ट रिडक्शन नहीं हो रहा है यहां पे, बस एक्सपीरियंस की वजह से कॉस्ट कम है। डन। चलो इसी के साथ हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। डन। चलो फटाफट आते हैं, हैंग हो गया एक बार, ये रहा पार्ट बी। पहला, which of the following is a profitability ratio? Ratio analysis chapter. पहला proprietary ratio, debt equity ratio, price earnings ratio, अगला fixed asset ratio। वैसे सही मायने में देखा जाए ना तो इनमें से कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो नहीं है, और स्टिल अगर बाई चांस मुझे डिसाइड करना पड़े तो बेस्ट पॉसिबल है प्राइस अर्निंग्स रेशियो। वैसे पी रेशियो होता है इन्वेस्टर एनालिसिस रेशियो, पर ठीक है प्राइस अर्निंग्स में एटलीस्ट अर्निंग्स तो प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से आया, इसीलिए इसको बना रहे हैं, क्योंकि बाकी तीनों का तीनों तो बैलेंस शीट का ही काम है, तो इसीलिए 1 का सी, अदरवाइज ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इन्वेस्टर एनालिसिस रेशियो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, यानी किसके अंदर में कौन सा मेरा सोर्स ऑफ द फंड नहीं है? अच्छा जी, पढ़ते हैं। पहला, इश्यू ऑफ कैपिटल, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सोर्स ऑफ फंड। इश्यू ऑफ डिवेंचर, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सोर्स ऑफ फंड। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नहीं है। ये हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, बीटा ऑफ अ सिक्योरिटी मेजर्स
बीटा क्या चीज को मेजर करता है? ध्यान देना, बीटा सेंसिटिविटी को मेजर करता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस में रहेगा इन रिलेशन टू मार्केट, यानी मार्केट में कितना रिस्क है, इस चीज को कौन मेजर करता है? बीटा। इसका आंसर क्या रहेगा? मार्केट रिस्क। और टू बी एग्जैक्ट अगर बाई चांस रहता सिस्टमैटिक रिस्क तब तो और अच्छा रहता वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर में हम लोग क्या करते थे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते थे। बोलते किसमें कंसिडर नहीं हुआ? एनपीवी में हुआ, पीआई में हुआ, एआरआर में नहीं हुआ, आईआरआर में हुआ। आंसर क्या रहेगा? सी। और एक और में नहीं होता, वो कौन सा मेथड रहता है? पेबैक पीरियड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू, याद करो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता था? डिविडेंड पे आउट रेशियो रहता था कितना डिविडेंड दे रहे हैं आउट ऑफ अर्निंग्स, परसेंटेज इनटू 100, डीपीएस बाय ईपीएस। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर। आंसर क्या रहेगा? 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, ईबीआईटी दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है 2 लाख, सेल वैल्यू दिया हुआ है 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 7 लाख, ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है जो एकदम लॉलीपॉप चीज है। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 10 लाख माइनस 7 लाख 3 लाख, ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। आंसर क्या बनेगा? 3 टाइम्स। एकदम महा लॉलीपॉप क्वेश्चन था, यानी यहां पे फिक्स एसेट का कोई वैल्यू नहीं था, कोई रूल नहीं था। नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 कॉलम 2 चार चीज है, फटाफट देखते हैं क्या। पहला डिविडेंड मॉडल, ठीक। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। फैक्टरिंग, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो एकदम इजी है। देखो, डिविडेंड मॉडल गॉर्डन मॉडल, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एमएम हाइपोथेसिस, फैक्टरिंग फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, लिक्विड रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चेक करता है। अब बोला मैच द फॉलोइंग से इजी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स पढ़ लेते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो indicates the liquidity of a firm in relation to its ability to meet projected daily expenditure। गलत। डेट सर्विस कवरेज रेशियो कौन निकालता है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे वो ये चीज को देखता है कि कंपनी एक बैंक से जो लोन लिया है उसके प्रिंसिपल इंटरेस्ट को रीपे करने में सक्षम है ना, केपेबल है ना। डेली वाले को नहीं मेजर करता। ये क्या रहेगा? फॉल्स। बिल डिस्काउंटिंग इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर ऑफ गुड्स एंड अ फाइनेंशियल फर्म कॉल्ड द फैक्टर। गलत। बिल डिस्काउंटिंग में तो जो डेटर है वो जो बिल रिसीवेबल दिया अपने क्रेडिटर को, वो बैंक में जाके डिस्काउंट करवाता है, उसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। यहां पे जो डिफाइन कर दिया वो डिफाइन कर दिया फैक्टरिंग को, ये भी रहेगा फॉल्स। ठीक। नेक्स्ट, फाइनेंस इज कॉल्ड द केमिस्ट्री ऑफ मनी, ऐसा कभी कभी जिंदगी में नहीं सुने, फॉल्स। कैपिटल बजटरी फोरकास्ट रिटर्न ऑन प्रपोज्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कंपेयर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ट्रू। याद करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के साथ कंपेयर करते थे कैपिटल बजटिंग में, एकदम करेक्ट है। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर जो जून 2018 का था ये भी होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग करते हैं दिसंबर 2018। चलो ये पेपर है हम लोग का दिसंबर 2018। पहला पार्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो जल्दी से पढ़ें। पहला क्वेश्चन, द वेल नोन बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, बार बार सेम क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट आते ही टिक मारना, डिसीजन मेकिंग, काम ही खत्म। देखो ये हर पेपर में आया है ये सेम क्वेश्चन, यहां पे डिसीजन मेकिंग लिखना है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल, कंट्रीब्यूशन क्या है वो मेरे को निकालना है, ठीक है। सेल माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, क्या बोलना चाह रहा है? वही याद बात है, सेल माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। कारण क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये कंट्रीब्यूशन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट नहीं। याद करो कंट्रीब्यूशन का दो ही तरीका है, इधर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट
या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और कोई तरीका नहीं है। अगला है फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, चलेगा। प्रॉफिट होता तो ऐड कर रहे हैं, लॉस होगा तो माइनस करेंगे, एकदम सही है। तो 2 का आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सिस्टम whereby all activities are reevaluated each time a budget is formulated and start with the assumption that requirement of fund does not exist। ये हम लोग डिस्कस किए थे अपने वर्कबुक के अंदर में। इसका आंसर क्या बनेगा? जीरो बेस्ड बजटिंग, जहां पे हर चीज को एकदम नए सिरे से मुझे बजट बनाना है और पहले से कहीं कोई फंड एग्जिस्ट नहीं करता। इसका सबसे अच्छा क्लासिक एग्जांपल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाता है वो हमेशा रहता है जीरो बेस्ड बजटिंग। आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4। The management's time is saved by reporting only the deviation from predetermined standards is called management by exception। ये हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, यानी जहां डिविएशन है बस उसमें दिमाग लगा, जहां डिविएशन नहीं आया उसमें दिमाग लगाने का जरूरत क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्वेश्चन 5। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्ट एक और नाम है वेरिएबल कॉस्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। अनदर नेम फॉर कंट्रीब्यूशन इज, कंट्रीब्यूशन का एक और नाम होता है मार्जिनल इनकम। ये आप लोगों का शायद पहले नहीं सुना हुआ है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसका एक और नाम है मार्जिनल इनकम, यानी मार्जिनल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो इनकम आया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने का जो है वो कंट्रीब्यूशन है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल इनकम। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मेरा सबसे फेवरेट। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। क्या क्या है? पहला लर्निंग कर्व, ट्रांसफर प्राइस, एक्सपीरियंस कर्व, फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस। चलो ठीक है। ट्रांसफर प्राइस तो देखो नॉशनल वैल्यू रहेगा, ये मुझे पता है। नेक्स्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस कर्व है ये बीसीजी ग्रुप का था, और जब ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़े थे तो हम थ्योरी के अंदर में बताया था ये किसका रहेगा? बीसीजी ग्रुप। चलो ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एयरलाइन, और अगला है मेरा लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व में कोई डाउट ही नहीं है, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम है, और ये बन जाएगा टीपी राइट। तो देखो एक अगर आप लोगों को नहीं भी आता है तो बाकी 3 आता है ना, काम हो जाएगा। लर्निंग कर्व में क्या था? एवरेज टाइम देखना था मुझे, क्या है? जो एक्सपीरियंस कर्व था बीसीजी ग्रुप का दिया हुआ है, ट्रांसफर प्राइसिंग नॉशनल वैल्यू मुझे पता था। नेक्स्ट हमारा है ट्रू फॉल्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉट बी सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, करेक्ट, कि इसके अंदर में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, ये इसका एक लिमिटेशन था जो खाली एक बड़ा बड़ा कंपनी अफोर्ड कर सकता है। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर सेल्स बजट, गलत। पहला बजट बनता है सेल्स बजट। बजट आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी 1, 2, 3, 4, 5 साल तक का भी बनता है, ये भी फॉल्स। एड बीपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नल, ट्रू। ये सेम क्वेश्चन हम लोग का एक और क्वेश्चन पेपर में आया था। बीपी में प्रॉफिट जीरो होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट जीरो है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसी के साथ कॉस्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग किसका करने वाले हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए आप लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये रहा, ये रहा। चलो चलो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। एफएम का ये जो पार्ट है, इनफैक्ट ओवरऑल 28, जो 28 मार्क का ना, हम एकदम जेन्युइनली बिलीव करता है इसमें एक आदमी अगर ठीक ठाक भी पढ़ा है तो आई थिंक 23-24 नंबर तो कहीं नहीं गया, आराम से मिलेगा। चलो पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू इंक्रीज करंट रेशियो। ये सेम क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट एक और पेपर में देखे थे। इश्यू ऑफ डिवेंचर टू बाय स्टॉक, स्टॉक बढ़ा है। करंट रेशियो को इंप्रूव करना, यानी आइदर करंट एसेट बढ़े या करंट लायबिलिटी गिरे, तो स्टॉक बढ़ने पे करंट एसेट बढ़ता है, यहां निकालने कौन सा हेल्प नहीं किया। इश्यू ऑफ डिवेंचर टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम होगा, करंट लायबिलिटी गिरेगा, बेस्ट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू पे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पे करेंगे, करंट लायबिलिटी गिरेगा, बेस्ट। अवेल बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी, तो करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, करंट रेशियो गिरा देगा। ठीक, ये सेम क्वेश्चन पढ़े थे।
क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट? कैश बजट में हम लोग का क्या आता है, जो खाली वही चीज जहां पे इधर कैश आएगा या कैश जाएगा। ठीक है, पहला अक्रूवल नहीं आता, अक्रूड नहीं आता, जो एक्चुअल में लग गया वो आता है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन कैपिटल रेवेन्यू गलत, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आता है, तो ये भी गलत है। कंजर्वेशन प्रिंसिपल गलत, आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। डन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी डिफाइंड एज, क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल डेट, बिल्कुल नहीं, ये तो केडी है। और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी, वो तो केई है। एवरेज आईआरआर, वो आईआरआर है। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म शुड अर्न, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद करना, कैपिटल वेटिंग में हम लोग पढ़े थे, पीवी फैक्टर का एक और नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या डिजायर्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, एट इनडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी डिफरेंट कैपिटल्स हैव सेम ईपीएस। ये हमारे वर्कबुक में भी था, अदरवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में ही पढ़े थे। 4 का आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन 5, एबीसी एनालिसिस कहां पे यूज करते थे, याद करो, चैप्टर मटेरियल इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ये तो कुछ ज्यादा ही इजी पेपर है। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बजटिंग? इनमें से कैपिटल बजटिंग का में इनमें से क्या चीज का काम नहीं है? पहला, टैक्स इफेक्ट एकदम है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सुपर इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ कैश टू डिस्काउंट, ये सब काम मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स में आता था, कैपिटल बजटिंग में नहीं। डन। जो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मेरा फेवरेट क्या है? पहला है हमारा गॉर्डन मॉडल, अगला है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अगला है हमारा कैरिंग कॉस्ट, अगला हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अपने आप ट्राई करना, चारों हो जाएगा। याद करो, टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो है, कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री में आता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आईआरआर, गॉर्डन मॉडल डिविडेंड का मॉडल। कितना सिंपल था ये, मतलब 1 मिनट लगता है 4 मार्क आता है, इससे बढ़िया रिटर्न और कहां से आएगा? नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स, जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैपिटल बजटिंग द फर्म कैन एक्सेप्ट ऑल द फीजिबल प्रपोजल ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर में एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, तो ये क्या रहेगा, फॉल्स। ये सेम ट्रू फॉल्स एक और हम लोग पढ़े थे एक पेपर में। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू बुक वैल्यू, गलत। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों होता है, यहां बोलते हैं ऑलवेज बुक वैल्यू लगा, गलत। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो इज अ मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ट्रू। ये डेट भी लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी भी लॉन्ग टर्म। कैपिटल राशनिंग एज अ सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट हैज इंपोज्ड अ सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ फर्म, क्या बकवास है, गवर्नमेंट का कोई सीलिंग विलिंग नहीं आता है कैपिटल वेटिंग में। और जब एक कंपनी के खुद के पास रुपए का कमी रहे तो वो क्या लगाएगा, कैपिटल राशनिंग। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला पेपर होता है कंप्लीट, एंड ये पेपर था दिसंबर 2018। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जून 2019। ये हमारा जून 2019 का पेपर। पहला पार्ट क्या चीज का है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। चलो पढ़ते हैं। पहला एमसीक्यू रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्यूमुलेट करता है, समराइज करता है एंड एनालाइज करता है अवेलेबल डेटा, प्राइमरीली कंसर्न विथ रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, मेक्स कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इफेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। याद करो, एनालिसिस भी था, मैनेजमेंट का काम भी है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी भी है। ठीक। क्वेश्चन 2, अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, करते करते पागल हो जाएंगे। पढ़े, XYZ लिमिटेड मेक्स अ स्पेशल गैजेट फॉर द कार इट मैन्युफैक्चर्स। तो गाड़ी को बनाने के लिए एक स्पेशल गैजेट जो लगता है वो खुद बनाता है। द मशीन फॉर द गैजेट वर्क्स टू फुल कैपेसिटी एंड इनकर्स ₹15 लाख एंड ₹40 लाख एज वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ओके, समझ गया। मेक और बाय, आई थिंक देखते हैं। If all the gadgets were purchased from an outside supplier, the machine could be used to produce other items, which would earn a total contribution of 25 lakh. What is the maximum price that XYZ Limited should be willing to pay to the outside supplier, assuming there is no change in fixed cost? एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये मशीन खुद यूज कर रहा है, तब इसका फिक्स कॉस्ट लग रहा है 40 लाख, मेरा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है 15 लाख। ठीक, अब बाई चांस अगर ये मशीन इस चीज को बनाने में यूज ना करे तो कहीं और यूज करता जहां पे 25 लाख कमाता। चलिए जरा सोचो, ये मशीन को यूज करने की वजह से ये कंपनी के लिए खर्चा क्या लग रहा है, 15 लाख वेरिएबल कॉस्ट, फिर फिक्स कॉस्ट तो एनीवेज लगेगा, इररेलेवेंट, मिटा दे रहा है इसको। क्या लग रहा है, एक वेरिएबल कॉस्ट, अगला मशीन को कहीं और यूज करते तो 25 लाख कमाते जो खो रहे हैं, यानी कुल मिला के नुकसान कितना हो रहा है, 15 प्लस 25 40 लाख का। तो आंसर क्या रहेगा, 40 लाख। यानी अगर बाई चांस हम कुछ खरीद रहा है तो मैक्सिमम 40 लाख रुपया देगा सप्लायर को, अगर 40 लाख से ज्यादा मांगेगा तो भाड़ में जा, उससे कम में तो मेरा यहीं पे काम हो रहा है। डन, नाइस क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट, ओह ये कहां पहुंच गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन 3। When a manager is concerned with monitoring total cost, total revenue, and net profit, when a manager is concerned with monitoring total cost, total revenue, and net profit conditioned upon the level of productivity, an accountant should normally recommend. अब देखो, जब मैनेजर कंसर्न है टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, हर एक चीज को एक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी तक पहुंचाने के लिए, तो अकाउंटेंट को जनरली क्या चीज रिकमेंड करना चाहिए, पहला फ्लेक्सिबल बजट एकदम करना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एकदम करना चाहिए। आंसर क्या रहेगा, ए। फ्लेक्सिबल बजट बेस्ट चीज है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा करना है, आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4। वेल ये सेम क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है जस्ट एक और पेपर में, जहां पे हर एक चीज को रीइवैल्यूएट करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द डिफरेंस बिटवीन लेबर आर पेड एंड आर वर्कड। यानी मान लो 12 घंटे का पैसा दिए पर काम किया खाली 10 घंटा, तो 2 घंटा खाली बैठा रहा, इस वेरिएंस को क्या बोलते हैं, आइडल टाइम वेरिएंस। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। दो कॉस्ट का डिफरेंस हमेशा डिफरेंशियल कॉस्ट, आंसर रहेगा वेरी इजी। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मैच द फॉलोइंग। वेल मैच द फॉलोइंग मेरा फेवरेट, 1 मिनट में चारों होता है, पढ़ते हैं। पहला है हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अगला है स्टैंडर्ड कॉस्ट, अगला है मार्जिनल कॉस्टिंग, अगला है कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। आर यूजफुल फॉर बजट एंड परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट प्लानिंग होता है, याद करो सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल, नेक्स्ट एम्स एट एडहेरेंस टू प्लानिंग कॉस्ट, तो जितना कॉस्ट सोचे बस उसी तक पहुंचना है, वो है कॉस्ट कंट्रोल। इंट्रोडक्शन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम में भी एक्सपेंसिव, बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्सपेंसिव है, एग्जाम इजी। लास्ट में हमारा है ट्रू फॉल्स, पढ़ लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, गलत। मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा रहता है शॉर्ट टर्म, कैपिटल बजटिंग रहता है लॉन्ग टर्म, फॉल्स। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, गलत यार। बजटरी कंट्रोल का ये दोनों पार्ट होता है, फॉल्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन टेक्निकल असेसमेंट, हम इसी वीडियो में कुछ देर पहले बताया था, ट्रू। पीवी चार्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, एग्जिबिट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड ओवरहेड वॉल्यूम, भाई क्या बोल रहा है, पीवी रेशियो में कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स आता है, फॉल्स, वेरी इजी। चलो इसी के साथ हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये वाला होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। चलो उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। ये रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम वापस नहीं पढ़ेंगे, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज करना, बहुत और पढ़ लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज नॉट नोन इन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
आईआरआर में क्या नहीं पता रहता? इनिशियल कैश आउटफ्लो पता रहता है, डिस्काउंट रेट नहीं पता रहता है, टर्मिनल इनफ्लो लाइफ सब पता रहता है। आंसर क्या रहेगा? डिस्काउंट रेट। वही तो रेट निकालना है जिस रेट पे एनपीवी 0 हो जाए। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या वाहियात बात है, डिविडेंड नहीं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आंसर क्या रहेगा? सी। ऑप्शन भी ऐसा दिया ना कि आदमी ऐसे समझ जाए। क्वेश्चन 4, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या चीज को करना है मैनेज? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ऑल असेट नहीं, ऑल करंट एसेट एकदम चलेगा। खाली कैश एंड बैंक रिसीवेबल्स पेबल नहीं, ऑल करंट एसेट्स। क्वेश्चन 5, ऑल लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। सारे के सारे लिस्टेड कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ये सेबी का रिक्वायरमेंट है। ये आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट से पढ़े होंगे। क्वेश्चन 6, रेशियो एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी लिक्विडिटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी एसेट ऑफ अ फर्म। व्हाट डज डेट इक्विटी रेशियो हेल्प टू स्टडी? ये हर पेपर में आया है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। आंसर क्या रहेगा? सॉल्वेंसी। नेक्स्ट हमारा है मैच द फॉलोइंग। 1 मिनट में चारों। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है। हाई ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ज्यादा ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज है, हाई रिस्क है। कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी, ठीक। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट पहले एक ही करके चलते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैपिटल बजटिंग इज, जो मेरा कैपिटल बजटिंग है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या रहेगा? रिस्क एनालिसिस। याद करो, हमेशा बोलता था फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी जो मेरा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है उसको एस्टिमेट करना पड़ता है। तो एक चैप्टर भी था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। इसके अलावा अ कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी may affect the size of working capital and fund flow statement is a tool for analysis of financial statement, ठीक है। लास्ट में हमारा ट्रू फॉल्स। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नहीं भाई नहीं, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इतनी बार एक क्वेश्चन आया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग आर वन एंड द सेम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग क्या एग्जैक्ट सेम है? नहीं, इन्वेस्टमेंट में कैपिटल बजटिंग आता है प्लस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आता है, इस एग्जैक्ट सेम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। रॉन्ग, सेल्स एंड ईपीआईटी। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ फर्म। ट्रू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम है। तो जो ये सेम क्वेश्चन कितनी बार आया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम है, ठीक। आई थिंक इसी के साथ हमारा जून 19 का पेपर भी होता है खत्म। लास्ट हम लोग दिसंबर 19 का पेपर डिस्कस करेंगे और हमारा क्लास खत्म। चलो, हाँ वेल, क्योंकि सीएमए के वेबसाइट में दिसंबर 19 का पेपर अपलोडेड नहीं था तो मेरे को एक दूसरी जगह से इसको डाउनलोड करना पड़ा। नेवरदलेस हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मेरा पहला पार्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। पहले एमसीक्यू, पहले क्या है? अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट। आगे हम नहीं पढ़ेगा, समरी दे रहा है सारे फंक्शनल बजट का, मास्टर बजट। नेक्स्ट, when there are no opening or closing profit, profit under marginal costing and profit under absorption costing सेम हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस का कारण ही खाली स्टॉक का वैल्यूएशन था। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में पढ़े थे। क्वेश्चन 3, ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, कैसे? इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट, करेक्ट। रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट, करेक्ट। रिड्यूसिंग फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट। आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। काफी इजी क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन 4, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में क्या नहीं आता है? पहला, पॉलिसी बनाना आता है। क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, ये नहीं आएगा। और भी पढ़ लेते हैं। प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा। आंसर क्या बनेगा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5, क्या है 5? AB company budgets for fixed overhead of rupees 24,000 and production of 4,800 units. Actual production was 4,200. If fixed overhead cost increased is rupees 22,000, the fixed overhead volume variance will be, well, fixed overhead volume variance का फॉर्मूला क्या था? Standard cost for actual output minus standard cost.
स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 24,000, कितने यूनिट के लिए 4800, एक्चुअल आउटपुट क्या था 4200, क्या होगा माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट है 24,000। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसका आंसर आएगा देखना 3000, और ये माइनस में आया है मतलब एडवर्स 3000 एडवर्स। एकदम इजी था। लास्ट हमारा क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। ये सेम क्वेश्चन हमारे वर्कबुक में भी था, नेगोशिएटेड था, मार्केट प्राइस था, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं था। आई थिंक वर्कबुक में था और एक पेपर में भी था, या हमको ध्यान नहीं है, पर ये सेम हम लोग का डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग, 1 मिनट में चारों क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ब्रेक इवन पॉइंट, लर्निंग कर्व। आराम से हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ऑब्वियस सा बात है, ये क्या चीज का रहने वाला है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट। Is frequently used in conjunction with establishing bid price for contract, learning curve. Both fixed and variable costs are considered for inventory valuation, absorption. ये हम लोग कितनी बार पढ़े, मार्जिनल कॉस्टिंग में खाली वेरिएबल कॉस्ट आता है, जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड वेरिएबल दोनों आता है। लास्ट में हमारा ट्रू फॉल्स। पहला, a sequential profit graph is prepared when multiple products are produced, correct। जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए तो एक प्रॉफिट ग्राफ में नहीं होगा, सीक्वेंस से प्रॉफिट ग्राफ बनाना पड़ेगा, ट्रू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्यूरेसी देन एस्टिमेट, गलत। एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, मेन काम ही एस्टिमेट्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। क्वेश्चन 3, जीरो बेस्ड बजटिंग इज मोर सुटेबली एप्लीकेबल टू डिस्क्रिशनरी कॉस्ट एरियाज। ये हमारे वन ऑफ द पेपर में भी था, ट्रू। PV ratio increases when the fixed cost of firm decreases। अब देखो PV रेशियो को फिक्स्ड कॉस्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। PV रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल, और कंट्रीब्यूशन भी कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल वेरिएबल कॉस्ट अगर सेम है PV रेशियो सेम रहेगा, फॉल्स। इसी के साथ हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है खत्म। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, और उसके साथ अभी तक का जितना पेपर आया वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेगमेंट। चलो पहला क्वेश्चन, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ विच टू रेशियोज इज द ROI कंपोज्ड। ये क्वेश्चन है ड्यू पॉइंट एनालिसिस का, और एक और पेपर में सेम चीज हम लोग डिस्कस किए थे। आंसर क्या था, एनपी रेशियो, ओवरऑल टर्नओवर रेशियो। और उस टाइम बोला था ये भी लॉजिकली गलत है, होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड कैपिटल टर्नओवर रेशियो, पर बाकी में तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन 2, अ फर्म डिटरमाइंस द शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय टेकिंग। शेयर होल्डर का वेल्थ कैसे मिलेगा, शेयर होल्डर का वेल्थ कैसे मिलेगा, पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, गलत। बुक वैल्यू ऑफ फर्म असेट लेस द बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, हो सकता है बुक वैल्यू, ये एक पॉसिबिलिटी है, पर अगर मार्केट वैल्यू है तो वो बेटर ऑप्शन निकल जाएगा, तो है तो उड़ा दे। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू इट्स एम्प्लॉइज, गलत, मार्केट प्राइस पर शेयर। क्वेश्चन 3, capital budgeting technique which considers the time value of money is based on cash flow, right? Accounting profit of the organization is based on cash flow, right? है बस खत्म। अकाउंटिंग प्रॉफिट से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन से मतलब नहीं है, लास्ट डिविडेंड पेड से मतलब नहीं है। कैपिटल वेटिंग को खाली कैश फ्लो से मतलब है। क्वेश्चन 4, डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। याद करो, इंटरेस्ट को पे करने की वजह से प्रॉफिट कम होता है, टैक्स बचता है, तभी तो चीपर सोर्स है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन आर इज इतना, के इज इतना, डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन। आर माने क्या, बिजनेस कितना रिटर्न देता है, के मतलब क्या, मेरा डिजायर कितना है। मेरा डिजायर 10 का है पर बिजनेस दे रहा है 12, तो बिजनेस अच्छा है। और अगर बिजनेस अच्छा है तो हम लोग पैसा बिजनेस से निकालेंगे थोड़ी,
पैसा बिजनेस में ही रखेंगे, और अगर पैसा बिजनेस में ही रखेंगे तो ऑब्वियस होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, ए 0। नेक्स्ट, द टर्म फ्लोट इज यूज्ड इन रिसीवेबल। याद करो ये टॉपिक था फ्लोट एंड प्लेइंग विद द फ्लोट। ये कौन से चैप्टर में पढ़े थे, कैश मैनेजमेंट। डन। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग, 1 मिनट में चारों करेंगे। पहला, डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, ये डेली बेसिस पे कितना एक्सपेंडिचर इनकर करना है, उसके लिए कितना फंड अवेलेबल है, उसको बोलते हैं। तो ए का हो गया डी। सीएपीएम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कितना रिटर्न आएगा रिस्क लेने पे, वो हो गया। फोरफिटिंग, मैनेजमेंट रिसीवेबल्स में पढ़े थे। इंडिया में अगर बाई चांस कराए उसको फैक्टरिंग बोलते हैं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है उसको फोरफिटिंग बोलते हैं। मिलर और मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट में 2 कंट्रोल लिमिट होता था, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट। एकदम इजी था। बस आखिरी हमारा टॉपिक आ गया, उसी के साथ आज का क्लास खत्म। पहला, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल इज ओनली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल एक्सटेंशन है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ट्रू। क्वेश्चन 2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर। गलत। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक और नाम था मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कट ऑफ रेट, थ्रेशोल्ड रेट, हर्डल रेट, मिनिमम डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पीवी फैक्टर। ये सारा पढ़े थे कैपिटल बजटिंग में। नेक्स्ट, लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज नॉट एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन। गलत। आइडियलिस्टिकली लेवरेज उतना ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। लास्ट है क्वेश्चन 4, IRR indicated that the discounting rate at which NPV is 0. IRR वो रेट है जिस जगह NPV 0 हो जाए। करेक्ट। डन। तो इसी के साथ हमारा दिसंबर 19 का पेपर होता है कंप्लीट। एंड जितना भी आज तक का क्वेश्चन आया 2016 के सिलेबस में हम लोग हर एक कवर कर लिए। 28 मार्क का सवाल है जिसके लिए हम लोग 3 क्लास डिवोट किए हैं। पहला दोनों वर्कबुक में, तीसरा वाला आज तक के पास्ट पेपर्स में। इसके अलावा 3 कॉस्ट का थ्योरी था, 3 एफएम का थ्योरी था। तो एक बार आप लोग इमेजिन करो, पेपर 8 का 25 मार्क, पेपर 10 का 28 मार्क, 53 मार्क कवर होता है क्या चीज से, 3 कॉस्ट का थ्योरी, 3 एफएम का थ्योरी, इसके अलावा वर्कबुक, इसके अलावा पास्ट पेपर्स। तो अगर बाई चांस हम लोग ये ढंग से कर लेते हैं तो 53 में 45 प्लस लाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। डन। तो इसी के साथ हमारा क्लास होता है खत्म। थैंक यू सो मच।